हेलो दोस्तों, नमस्ते। लंबे इंतजार के बाद में अपनी 8वीं बोर्ड क्लास का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर है, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, उसने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2020 यानी 8वीं बोर्ड के लिए जो अपने विभिन्न विषय हैं उनके लिए मॉडल पेपर जारी किया है। तो इसके अंदर किस तरह से क्या प्रश्न आएंगे, उसमें सभी तरह का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी तरह के मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके साथ ही जैसे डेस्क वर्क आती हैं उनके लिए भी सभी विषयों की सभी डेस्क वर्क का सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी तैयारी 100% मजबूत हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज अपन लेते हैं विषय गणित, जो जिसका बोर्ड सैंपल पेपर जारी हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। टाइम है दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट रहेगा और अपना जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। इसमें सभी तरह के प्रश्न आएंगे, एबीसीडी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, शॉर्ट आंसर टाइप और बड़े प्रश्न। तो सभी को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिए हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 8 तक, यानी एबीसीडी वाले जो प्रश्न हैं वो 8 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो 8 नंबर के 8 प्रश्न ये रहेंगे। तो इसके अंदर अपन देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है कि 2/7 गुणा 0 का मान होगा। तो किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 0। तो इसका आंसर रहेगा 0, यानी बी नंबर का ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है समीकरण 3x - 1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो आपको पता है दोस्तों ये तो इसकी है राइट साइड, जो अपने जिस हाथ से खाना खाते हैं वो राइट साइड, और ये हो गई लेफ्ट साइड, लेफ्ट यानी बायां। तो बायां पक्ष क्या है दोस्तों 3x - 1। तो इसके अंदर जो सी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसके अंदर सही हो जाएगा। इसके बाद में अपन इसका तीसरा प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो वर्ग आप जानते ही हो दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो समकोण का मतलब क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री। तो इसका आंसर ए, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा। इसके बाद में 4th क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। वर्ग का आप जानते हो 9 का वर्ग यानी 9 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 9 × 9, यानी 9 को 9 से गुणा करना है, यानी 9 का पहाड़ा 9 बार बोलना। तो कितना आता है 81 आता है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है संख्या 5 की घन संख्या होगी। घन का मतलब क्या होता है दोस्तों घात 3। तो घात 3 का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा में लिखना है, यानी 5 × 5 × 5। अब आप 5 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 25, और फिर 25 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 125। तो इसका 125 आंसर है, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। यानी आप जैसे मार्केट में जाते हैं तो कोई भी पैकेट है उसके ऊपर मान लो कि 105 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका अंकित मूल्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिखे हुए हैं, अंकित किए हुए हैं। अब दुकान वाला आपको 100 रुपये में इसको दे देता है। तो विक्रय कितने में किया 100 रुपये में विक्रय किया। तो इसके बीच में आपको जो डिस्काउंट मिला है इसको अपन क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। जो 5 रुपये की छूट मिली है तो उसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, और इंग्लिश में जैसे डिस्काउंट दे रखा है इसने। तो इसका आंसर क्या रहेगा बट्टा, यानी ए नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक पदीय व्यंजक है, यानी इसमें से एक पदीय व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे जिसके अंदर एक ही व्यंजक हो, जैसे 84 1 हो गया, प्लस मान लो 6 वाई हो गया, ये 2 पद हो गए, प्लस 5 हो गया, ये 3 पद, क्योंकि ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो इसके अंदर एक पद ही पूछा है। तो देखो दोस्तों इसके अंदर एक ही पद है 4x, इसके अंदर 2 पद हैं, इसके अंदर 2 पद हैं, इसके अंदर 3 पद हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में जो एबीसीडी वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका लास्ट प्रश्न 8वां प्रश्न है कि 0.000035 संख्या का मानक रूप होगा, यानी इसका मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप लिखने से के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जो पॉइंट है वो एक संख्या के बाद होना चाहिए। जैसे ये 000 आ रखा है तो इसके अंदर 3 आया है, तो ये संख्या इस तरह से लिखी जानी चाहिए, 3 पॉइंट और आगे कितना है 5, इस तरह से लिखी जानी चाहिए। तो ये इसका मानक रूप आएगा, यानी पॉइंट है वो यहाँ से उठकर अपन को यहाँ लेके आना है।
तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अगर पॉइंट को अपन यहाँ उठा के ले आए, अब 10 की घात, अब इसकी 10 की घात देखो ये संख्या है, तो इसके अंदर पॉइंट इधर से लेके आएंगे तो अपन 3.5 इसको कर रहे हैं। आपको ये ध्यान से समझना दोस्तों कि अपन पॉइंट को इधर खिसका रहे हैं तो आपको घात माइनस में लगानी है, और पॉइंट को इस साइड में खिसका रहे हैं तो घात है वो आपको प्लस में लगानी है। तो पॉइंट कितने अंक इधर खिसकाया, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक पॉइंट को इधर खिसका दिया तो 10 की घात आ जाएगी 5, यानी 3.5 गुणा 10 की घात -5 इसका आंसर सही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्न 9 से लेकर 12 तक, 9 10 11 12 4 प्रश्न आएंगे, वो 2-2 नंबर के होंगे, यानी 4 गुणा 2 बराबर 8 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न आएंगे, यानी इसके अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। ये क्वेश्चन आपकी जो पहली प्रश्नावली है उसके अंदर दे रखा है, उसके अंदर 2-3 सवाल ही है, उनमें से एक सवाल इसने दे दिया कि -19/29 गुणा 29/-19, यानी अंश का हर बनाया और हर का अंश बनाया, इसको अपन गुणा करते हैं तो 1 आता है। तो गुणन के अंतर्गत उपयोग में किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। तो इसके अंदर पता है दोस्तों आपको ये क्या, एक तो उल्टा किया गया है और इसके अंदर गुणा में किया गया है, तो इसका अंदर जो गुण धर्म आएगा वो आएगा दोस्तों गुणन प्रतिलोम। क्या आएगा दोस्तों, गुणन प्रतिलोम, यानी गुणा के अंदर है और उल्टा है, तो इसका जो गुणधर्म रहेगा वो रहेगा गुणन प्रतिलोम। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों समीकरण 5x जोड़ 9 बराबर 5 + 3x को हल कीजिए। तो इस समीकरण को अपन को हल करना है। तो सबसे पहले तो आपको समीकरण है वो एज इट इज लिखना चाहिए, 5x जोड़ 9 बराबर 5 जोड़ 3x। अब अपन जो x और जैसे x y a b c d वाले जो संख्या होती हैं वो अपन को इस साइड में लेते हैं, और बाकी जो सिंपल संख्या होती है वो अपन इस साइड में लेते हैं। तो इस साइड में देखो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, बराबर के नीचे बराबर लगाना है। 5x अपनी जगह सही है क्योंकि 5x को अपन इसी लेफ्ट साइड में लेंगे x वाली संख्या को, तो यहाँ अपने लिखा 5x। अब 9 है वो इधर जाएगा, 5 है वो इधर ही रहेगा। अब 3x है वो क्या करेगा, इस साइड आएगा। तो 3x इधर किस में है दोस्तों, इधर जोड़ में है, यानी प्लस का 3x है। तो जैसे अपन साइड चेंज करते हैं तो निशान बदल देते हैं, जोड़ का बाकी कर देते हैं और बाकी का जोड़ कर देते हैं। तो अपन ये जोड़ में है तो इधर अपन लिख देंगे -3x, और 5 अपनी जगह सही है, और ये 9 है वो इधर प्लस में है, तो अपन इसको 9 को इस साइड में लेके आएंगे, तो इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा क्योंकि इधर है प्लस में। बराबर के नीचे बराबर, अब 5x में से 3x घटाए तो कितने x बच गए, 2x बच गए। अब देखो दोस्तों 5 में से 9 नहीं घट रहा है, लेकिन 9 में से तो 5 घट जाएगा, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। अब 4 किसके बचेंगे, जो बड़ी संख्या है उसके बचेंगे। तो बड़ा क्या है, 9 है, तो 9 है वो माइनस का है, इसलिए माइनस के 4 बच जाएंगे। अब बराबर के नीचे बराबर x, अब देखो -4 अपनी जगह सही है। अब 2 है वो इधर x के साथ गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है अपने पास -4/2। अब अपन क्या करते हैं, 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो अपना यहाँ लास्ट में लिखना है दोस्तों x बराबर -2 आंसर। इस तरह से आपको अलग से मेंटेन करके लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर की नज़र इसमें पड़ जाए और आपको सीधा 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यानी इसका घन करना है। जो घन का मतलब क्या होता है, घात 3 होती है। जैसे पहला है 3331 की घात 3, तो यानी इसको क्या करना है, 3331 को 3 बार गुणा में आपको करना है। तो अभी आपको देखो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में आपके इजी वे में हो जाएगा। यानी इन तीनों संख्याओं को गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, इकाई का अंक, अपन को सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, न कि आंसर पूछा है। तो क्या होगा दोस्तों, 1 को 1 से इकाई का अंक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके अंदर इकाई का अंक है वो 1 ही आने वाला है। तो इसको इस तरह से मैंने समझाया है, लेकिन आपको लिखना नहीं है इस तरह से। मैं दोबारा लिखना बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से इसको लिखना है। इसमें किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, इसमें से ये लिखेंगे कि 3331 में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 1 है। अतः क्या लिखेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो 1 आंसर आ गया। 1 आएगा इकाई का अंक।
इकाई का अंक। इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना है। इसी तरह से आपको देखो दोस्तों इसके अंदर सेकंड वाला है, क्या है 1027। तो 1027 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 7। तो अपन लिखेंगे में इकाई का अंक क्या है 7 है, ठीक है। अतः इसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई वाले को गुणा करना है, क्योंकि इकाई का अंक इन्होंने पूछा है 7 गुणा 7 गुणा 7। तो अब देखो 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आया दोस्तों 49 यानी 49 आया। फिर 49 को अपन ने 7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको अपन गुणा करके देख लेते हैं अलग से। तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा दोस्तों 343। तो इसका अंदर आएगा 343। अतः लिखेंगे अतः इकाई का अंक कितना है दोस्तों, इसके अंदर 3 है तो 3 होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई वाले पे चलना है। इसमें इकाई का अंक एक को गुणा किया तो 1 आया, तो सीधा इकाई का अंक आ गया। इसमें 7 को गुणा किया तो 343 आया, तो इसके अंदर 3 है वो इकाई का अंक आ गया। तो इस तरह से अपन इसमें इकाई का अंक है वो 3 लिख देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है। सबसे पहले कौन है, भारती है, तो अपन यहाँ लिखेंगे भारती, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात लगा देते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन है, मीनाक्षी है, तो अपन क्या लिखेंगे मीनाक्षी, ठीक है। इसके बाद में भारती के पास कितना पेन है 15, तो इसके नीचे लिखेंगे 15 अनुपात। इसके पास कितने पेन है 45, तो 45 यहाँ लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या छांटनी है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 15 भी आता हो और 45 भी आता हो। तो दोस्तों जैसे 15 ही है खुद, जो 15 अपने पहाड़े में भी आता है और 45 भी आता है, तो अपन क्या लिखेंगे 15 का पहाड़ा बोलेंगे तो क्या आएगा 15 एकम 15, और इसके अंदर 15 दूनी 30, 15 तिये 45। तो इसमें क्या आएगा 1:3 इसका आंसर है, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें आगे है दोस्तों लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वो कितने रहेंगे 13 से लेकर 22 तक रहेंगे, ठीक है। यानी 13 से लेकर 22 तक के प्रश्न हो गए अपने पास 10 प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक रहेंगे। और इसके अंदर खंड ए के अंदर दिए हैं 13 से 16, यानी 13 इसके से 16 तक के खंड ए के अंदर है, फिर खंड ब के अंदर आ जाएंगे। तो अपन को सिर्फ ध्यान में रखना है कि प्रश्न क्या है, किस तरह से करना है। तो अगला प्रश्न ये है कि सत्य असत्य आपको बताना है। तो प्रश्न 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर टिक अंकित कीजिए। यानी आपको एक प्रश्न वो 1 नंबर का है और बताना है। अब इसमें पहला लिखा है a की घात m गुणा b की घात m का मान a b की होल घात m होता है। तो ये सही है या गलत अपन अभी देख लेते हैं। घात है समान, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि जब घातें समान है तो इसके अंदर आपस में गुणा हो जाते हैं। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या है a, दोनों के अंदर घातें समान है तो घात अपन ने बाहर लिख दी, और a अंदर क्या है a गुणा b, तो a गुणा b लिखो चाहे a b लिखो, बात तो बराबर ही है। तो ये कथन हो जाएगा अपना सत्य कथन। इसके बाद में अगला है 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा। नहीं, आधार का मान थोड़ी है 24, घात का मान है 24, आधार का मान तो 10 है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। इसके बाद में अगला दोस्तों -5 की घात -4 गुणा -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा। तो इसके अंदर सही है या गलत अभी देख लेते हैं। इसके अंदर गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी समान आधार है दोनों का, इसका आधार भी -5 है, इसका आधार भी -5 है, तो -5 ये आधार हो गया। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो जोड़ देते हैं, -4 प्लस -2। अब देखो -4 को -2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों -6, तो अपने पास क्या आ जाएगा -5 की घात -6। तो ये तो इसने दे रखा है, इसका मतलब ये कथन है वो सत्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान होगा। अब इसके अंदर अपन को देखते हैं, एक बार मिटा देता हूं इनको। इसके अंदर देखो भाग, जैसे गुणा में घातें जुड़ती हैं वैसे भाग के अंदर घाटें हैं वो माइनस हो जाती है, बाकी हो जाती हैं। तो देखो आधार समान है, इसका आधार समान है, इसका आधार 2 तो घात ये तो 2 हो ही गया। अब इसके घातें हैं वो क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा घातें घट जाएंगी। तो जैसे 2 है, आधार समान 2 है तो 2। अब इसके अंदर घात लिखते हैं, पहली घात क्या है 5, और इसके अंदर घटाना है क्या है -6। देखो घटाना है और क्या घटाना है -6 घटाना है, तो आपको माइनस 2 बार आएगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। जैसे 5 माइनस प्लस 6 तो कितना हो गया 11 हो गया। तो 2 की घात कितनी आ गई 11, तो 2 की घात 11 इसने दे रखी है, इसका मतलब ये कथन है वो सत्य कथन है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर भी 4 दिया रिक्त स्थान और चारों एक एक नंबर के हैं, तो 4 नंबर के हो गए हैं। अब पहला प्रश्न इसके अंदर है, आयत का प्रत्येक कोण, जैसे वर्ग और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो। तो इसके अंदर समकोण दे रखा है, तो ये समकोण पर टिक नहीं करना, आपको ये ध्यान रखें, यहाँ पे आपको समकोण भरना है। इस तरह से इससे में कोण है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, इधर आगे टिक लगाते हैं, तो ये टिक नहीं लगाना, यहाँ समकोण भरना है। ठीक है। इसके बाद में अगला है, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खाली स्थान में नहीं होता। बहिर्भाग, अंतर्भाग। अब बहिर्भाग और अंतर्भाग क्या होते हैं, पहले तो उत्तल बहुभुज बताता हूँ। जैसे उत्तल बहुभुज किस तरह से होगा, ये उस तरह से होगा, जैसे उत्तल चतुर्भुज मैंने बता दिया। अब एक अवतल बताता हूँ आपको, अवतल चतुर्भुज हो गया ये अवतल हो गया, यानी बीच में से मोटा होगा वो तो उत्तल होगा और बीच में से पतला होगा वो अवतल होगा। अब इसके विकर्ण खींचते हैं, तो विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने के जो केंद्र होते हैं, कोण होते हैं, उनको मिलाने की जो रेखा होती है उसको विकर्ण कहते हैं। तो देखो इसके अंदर दोनों विकर्ण है वो अंदर के अंदर ही आए, जबकि इसके अंदर क्या होगा, एक विकर्ण तो अंदर रहेगा लेकिन दूसरा विकर्ण बाहर आ जाएगा। तो उत्तल पूछा है, तो उत्तल कौन सा अपना, उत्तल है अपना ये। तो इसके अंदर जो विकर्ण होंगे वो अंतर्भाग के अंदर ही होंगे, बहिर्भाग में नहीं होंगे। अब ये पूछा है कि नहीं होते हैं, तो किस में नहीं होते हैं, बहिर्भाग में नहीं होते हैं, तो अपन लिखेंगे बहिर्भाग। आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर नहीं पूछा है, हाँ पूछता तो अंतर्भाग लिखते। अब इसने क्या पूछ लिया, बहिर्भाग पूछ लिया, तो अपन इसके अंदर नहीं पूछा है, इसलिए अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, बहिर्भाग लिखेंगे। इसके बाद में अगला रिक्त स्थान है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। अब देखो इसके अंदर मैं सभी को बता देता हूँ आपको। इसके अंदर एक मिनट देखो कि जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज के अंदर क्या होता है, ये आपको याद रखना है, 180 डिग्री का होता है। फिर चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 180 सॉरी। आप देखो इसके अंदर एक बार 0 छोड़ देना है और 18 का पाड़ा लेना है। 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, इस तरह से पाड़े बोलता जाना है। और जैसे ये आगे एक 0 है तो सबके आगे एक एक 0 लगा देना है। अब देखो त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180, चतुर्भुज के 360, पंचभुज के 540, षटभुज के 720, सप्तभुज का 900। इस तरह से आपसे कितना भी करवा लो, आप त्रिभुज का 180 लिखकर और 18 का पाड़ा बोलते जाएं, एक एक बढ़ाते जाएं। तो इसमें क्या बुझा है, पंचभुज बुझा है, तो पंच का कितना हो गया, 540, तो इसके अंदर 540 दे रखा है, तो अपन को ये 540 यहाँ भरना है। ठीक है दोस्तों। अगला देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, अब समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं इस तरह से, आमने सामने की भुजा समांतर हो उसको समांतर चतुर्भुज अपन कहेंगे। इस तरह से ये बनाया है। अब एक विकर्ण करते हैं, तो विकर्ण आमने सामने के कोणों को मिलाने वाले विकर्ण होते हैं। तो अब देखो एक दूसरे को ये समद्विभाजित कर रहे हैं, 90 डिग्री पे तो नहीं काट रहे हैं, 90 डिग्री पर काटते तो अपन इसको लंब लिखते, लेकिन ये बराबर आधे आधे भागों में कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, समद्विभाजित। तो अपन यहाँ लिखेंगे समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से ये करते हैं, तो लिखा हुआ ही है। तो इस तरह से हो गया अपना ये प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना कि खंड ए तथा खंड ब का मिलान करना है, यानी आपस में मिलान करने वाले हैं। 4 ही मिलान करने वाले हैं, चारों एक एक नंबर के हैं, तो 4 नंबर हो जाएंगे। अब इसके अंदर दे रखा है दोस्तों -4p गुणा 7r। देखो यहाँ करके बताता हूँ, -4p गुणा 7r। अब देखो दोस्तों इसको गुणा करना है, तो इसको के अंदर देखो माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, और P और R, तो P और R, तो -28PR आ गया। तो -28PR ये रहा, तो इसको इससे मिला देंगे। अगला है दोस्तों 2P गुणा लगा नहीं रखा है लेकिन कोष्टक दे रखा है, इसका मतलब इसे यहाँ गुणा ही होता है, और 8Q, तो 2 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और PQ, तो 16PQ कहाँ है, 16PQ इसके अंदर ये दे रखा, तो इससे 16PQ से मिला देंगे। अगला देखो दोस्तों इसको अलग से देखना पड़ेगा एक बार। यहाँ देखो क्या दे रखा है, 3P -4 8Q, इस तरह से दे रखा है। अब देखो यहाँ कोष्टक है, इसका मतलब ये गुना ही है। अब देखो पहले 3P को 4 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 8Q से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 12, और P क्योंकि 4 के पास तो कुछ है ही नहीं, तो P आ गया। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। 3 का पाड़ा 8 बार बोला तो कितना आया, 8 1 में 8, 8 2 16, 8 3 24, और PQ, तो ये क्या आ गया, 12P -24PQ, तो कहाँ है 12P -24PQ, ये आ गया। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका दिया है 20P²,
अब इसके अंदर देखो ये एक ही बचा हुआ है, तो इसमें यहाँ अपोजिट है, देखो 4 का पहाड़ा 5 बार बोल के कितना आएगा 20 PQ। तो इसको आप इधर से भी देख के कर सकते हो, इधर से भी देख के कर सकते हो। वैसे यहाँ एक ही शेष बचा हुआ है तो इसको मिलाना ही है, इसमें आपके कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी इसमें। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके अंदर ये प्रायिकता वाला सवाल है। क्या है? प्रायिकता। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ प्रायिकता समझा देता हूँ। प्रायिकता का मतलब क्या है? प्रायिकता का उत्तर आएगा वो आपके अंश और हर में आएगा, यानी अंश बटा हर। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। अब इसका मतलब है कि इसके अंदर एक तो बट्टा लगाना है, ठीक है, ये आपको ढंग से समझ लेना है, बस सभी में यही नियम लगेगा। अब बट्टा के अंदर ऊपर संख्या आएगी और नीचे संख्या आएगी। नीचे संख्या आएगी टोटल जितना भी है, तो टोटल इसमें कितना है दोस्तों 52। नीचे हमेशा इसके 52 रहेगा, ठीक है। जैसे सिक्का पूछता है तो सिक्के के अंदर जो हेड और टेल होते हैं तो 2 होते हैं, तो बट्टा के अंदर उसके अंदर 2 ही रहता है, ठीक है। पासा होता है, पासा में कितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर बट्टे के अंदर 6 ही रहेगा। ऊपर जो पूछेगा वो अपन लिख देंगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बट्टा लगाना है और बट्टा 52 लिखना है ताश की पत्तियों में। अब ऊपर कौन सी चीज पूछ रही है उसकी संख्या कितनी है वो यहाँ अपन को लिखनी है। जैसे इसने यहाँ दिया है कि एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, तो आपको काला, जैसे ताश की पत्तियां देखी हो तो ताश की पत्ती में जो 2 कलर की 4 प्रकार की पत्तियां होती हैं। जैसे 2 तो होती हैं 13 पत्तियां होती हैं, जैसे 13 13 13 और 13, इस तरह की 13 पत्ती होती है। इसके अंदर 2 तो होती हैं लाल कलर की, रेड, और 2 होती हैं ब्लैक, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों ये 13 होती हैं, इसको अपन जैसे हुक्म, चिड़ी और जैसे ईंट, पान, इस तरह से बोला जाता है। आप अगर ताश की पत्तियां नहीं देखी तो एक बार लाके देख लें, आपको पता लग जाएगा। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, तो बट्टा तो लगा के आपको 52 लगाना ही है। अब काले बादशाह कितने हैं, जैसे इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां होती है, और फिर क्या होता है जूनियर, किंग और बादशाह, ये सब में होता है। इस 13 भी होता है, इस 13 भी होता है, इस 13 भी होता है और इस 13 भी होता है। तो इसके अंदर बादशाह है वो 2, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन काले में कितने होंगे 2, क्योंकि एक इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा। तो कितना आएगा काले बादशाह 2, तो 2/52। अब इसको सरल भिन्न में करना पड़ेगा। तो सरल भिन्न देखो, इसकी 2 की आधी कितनी होगी 1, 52 की आधी कितनी होगी 26, 52 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको बट्टे में टोटल लिखना है, ऊपर वो संख्याएं लिखनी है जो इसने पूछी है। अब इसने काला बादशाह पूछा है, तो काला बादशाह जो 52 पत्तियों में 2 काले बादशाह होते हैं, तो यहाँ 2 लिख दिया और इसको सरल भिन्न में अपन ने परिवर्तित कर दिया है। इसके बाद में अगला पूछा है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो आपको सीधा सा आपको पता है कि बट्टा तो क्या लिखना है 52 लिखना है। अब आपको पूछ रहा है लाल रंग के, तो लाल रंग के मैंने बताए थे दोस्तों, लाल रंग के आधे लाल होते हैं, यानी 13 ये तो लाल रंग के होते हैं, जैसे पहले बताए थे रेड, और ये 13 ये होते हैं ब्लैक। तो इसके अंदर देखो दोस्तों ये 13 26 लाल रंग के हो गए। तो लाल रंग का ही पूछा है पत्ता प्राप्त करने के, तो कितने टोटल 26। अब 26/52 यानी 26 का सरल भिन्न में लिखेंगे तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 1/2 प्रायिकता इसकी आ जाएगी। अब 26/52 बराबर 1/2 इस तरह से लिखें आराम से, जो अगले के समझ में आए। अगला है इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो बट्टा तो 52 आना ही है। अब इक्के कितने होते हैं, एक इक्का इसमें होगा, दूसरा इसमें होगा, तीसरा इसमें होगा, चौथा इसमें होगा, यानी 4 इक्के होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे 4/52। अब 4/52 का अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर सरल भिन्न करेंगे। तो सरल भिन्न आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे 4 का आधा 2, 52 का आधा 26। अब इसका भी आधा हो रहा है, देखो 2 का आधा 1, 26 का आधा 13, तो 1/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो आप ये पूरी लाइन लिखें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पूरी लाइन लिखोगे तो एग्जामिनर एकदम आराम से समझेगा कि बच्चे ने आराम से इसको किया, कोई नकल नहीं करी है। अगला प्रश्न है लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, तो बट्टा तो 56 आएगा ही आएगा। अब देखो लाल रंग इसमें है, तो इसमें 1 बेगम इसमें होगी, 1 बेगम इसमें होगी, तो 2 बेगम आ जाएगी। तो कितना आएगा 2/56। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 56 नहीं 52, मैंने भूलवश 56 बोल दिया दोस्तों, 52। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आने वाले हैं दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्न खंड ब के 17 से लेकर 22 तक के प्रश्न वो लघुतरात्मक रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का रहेगा, यानी 4 और 6 2 6, यानी 6 प्रश्न है वो 4 करके, यानी 24 नंबर के आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। तो इसके अंदर देखो दोस्तों 17वां प्रश्न क्या दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो आप जानते हो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि किस तरह से होती है, यूं
यानी अपन को इसको अभाज्य गुणनखंड इसका करना है। और इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि होती है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड। अब इसने अभाज्य गुणनखंड लिखा है तो अपन को अभाज्य गुणनखंड से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ उस कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। इस तरह से अपन ने लिखा और इसके अंदर अपन भाग 2 से देना शुरू करते हैं। क्या इसमें 2 का भाग जाता है, तो लास्ट में इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8, 0 हो, दोबारा से बोल रहा हूँ, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग इसके अंदर जाएगा क्योंकि इसके अंदर लास्ट में क्या है, 4 है। तो आप इसके अंदर भाग अलग से कर लें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जैसे इसका आएगा 4, 8, 16 और ये आ गया 0, 2, 4802 इसका आएगा। फिर अपन इसके अंदर लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 का भाग इसके अंदर जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा, कितनी भाग है, जो 4, 0, 1। अब देखो दोस्तों इसके अंदर लास्ट में आ गया 1 तो इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। इनका देखो 2 और 4 कितने होते हैं, 6 और 6 एक और कितना हो गया, 7। यानी सब अंकों को जोड़ लेंगे तो इसका योग आ रहा है 7। तो 7 है वो 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। तो 3 का इसका नहीं जाएगा। अब 4 का देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 किसी का नहीं जाएगा। 5 का भाग किसके अंदर जाता है, जिसके लास्ट में 5 आता है या 0 आता है उसी के अंदर लास्ट में 5 का भाग जाता है। तो 5 का नहीं जाएगा। 6 का तो 2 का नहीं जा रहा है तो 6 का भी नहीं जा रहा। अब 7 का भाग इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये अपन इसके अंदर देख लेते हैं। तो 7 का भाग दिया 2401 के अंदर, तो 7 ये 21, कितना बचा 3, 0, तो कितना आया 7 चौक 28, कितना बचा 2 और 1 उतार लिया, 7 ये 21। यानी 7 का भाग इसके अंदर आराम से जा रहा है। तो 7 का भाग 343। अब दोबारा 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा। अब दोस्तों आपको ये अनुमानित ये ध्यान रखना है क्योंकि जैसे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं तो ये 7 है तो ये 7 आने वाला ही है। आप डायरेक्ट दे दें, विचार करने की जरूरत नहीं है। तो 343 के अंदर अपन 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 7 चौक 28 और कितना बच गया यहाँ 6 और कितना आया 9, 7 है 63, तो 0 आ जाएगा, कितना 49 बार। अब 49 में आपको पता ही है 7 का भाग जाता है, 7 7 तो 49। तो इस तरह से 7 में 7 का भाग ये। अब देखो 2 बार तो 2 आया और 4 बार 7 आया। तो आपको यहाँ लिखना है 2 बार 2, 2 गुणा 2, फिर 7, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 7। अब देखो सेम संख्याओं के जोड़े बनाने, ऐसे लाइन खींचनी है आपको नीचे, एक लाइन यूँ सेम संख्याओं के। अब ये दोनों 2 सेम संख्या है, इसकी जगह लिखेंगे 1 2। ये दोनों 7 सेम संख्या है, इसके जगह लिखेंगे 1 7। ये दोनों सेम संख्या है तो इसकी जगह लिखेंगे 1 7। अब इसको अपन गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 को 7 से गुणा किया तो कितना आया 14 गुणा 7, और 14 को 7 से गुणा करेंगे यानी 14 का पढ़ा अपन को क्या करना है 7 बार बोलना है। तो कितना आएगा दोस्तों 98 यानी 98, इसका आंसर सही आ जाएगा। तो इसका 98वां आंसर रहेगा। तो इस आंसर को आपको कैसे लिखना है, इस तरह से आगे लिखना भी है, लास्ट में इस ये वर्गमूल का निशान लगाना है। और कितना है 9604 बराबर 98 एंड 98 आंसर। इस तरह से आपको अलग से दिखाना है करके, ताकि एग्जामिनर की सीधी नज़र पड़े और आपको 4 में से 4 अंक मिल जाएं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगले जो बाकी के प्रश्न हैं अपन पार्ट 2 में देख लेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे वादा कर रहा हूं यहाँ पर कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक मॉडल पेपर और डेस्क वर्क भी एकदम व्याख्यात्मक हल से समझाई जाएंगी। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों हाँ, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम, और इस जो पेपर हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।